साथियों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, उपसर्ग, जिसका नाम है। तो देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं आपके? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। अरबी, फारसी या फिर उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं? तो उसमें होते हैं 19 उपसर्ग। कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। परिभाषा देखते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग जो बना है उप प्लस सर्ग से बना है, जिसका मतलब उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, वही क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आपका हार दे रखा है, तो हार का शब्द क्या होता है? हार जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है पराजय होता है। क्या होता है? पराजय होता है। परंतु इसी शब्द के आगे आप प्रा शब्दांश जोड़ देते हैं। जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा प्रहार बनेगा, जिसका अर्थ होता है चोट करना। क्या होता है? चोट करना। इसी तरह आज जोड़ने से आहार, आहार मतलब होता है भोजन, और उसी में हम सम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? संहार बन जाएगा, जिसका मतलब होता है विनाश। तो वी जोड़ने से बिहार बन जाएगा, जिसका मतलब होता है घूमना। इत्यादि शब्द बन जाएंगे। जैसे आप अधिक में अति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं? तो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उन्हीं से पुटअप हो जाएंगे। तो कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में? 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? अति जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है अधिक। तो इससे कैसे बना सकते हैं? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, अत्युत्तम, अत्येंद्र। तो कैसे बन जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है, तो आप बताएंगे अति उपसर्ग है। अति प्लस अधिक से क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अत्यंत, अति प्लस अंत। तो ऐसे आपसे पूछेगा। अधि जो उपसर्ग है उसका जो अर्थ होता है ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है, जिससे बन जाएगा अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन और अध्यापक। तो इससे ये बन जाते हैं शब्द। अनु जो उपसर्ग है उसका मतलब क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? पीछे या फिर समान। पीछे या फिर समान। जैसे कि बन जाएगा अनुज, अनुरूप, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। तो इससे ये शब्द बन जाते हैं अनु से। अप का मतलब क्या होता है? बुरा या हीन। अप का मतलब होता है बुरा या हीन। तो इससे कौन से शब्द बनते हैं आपके? अपशब्द बनेगा, अपहरण बनेगा, अपव्यय बनेगा, अपकर्ष बनेगा, अपशकुन बनेगा, अपशय बनेगा और अपमान बनेगा, अपकार बनेगा, अपेक्षा बनेगा। ये सारे शब्द बन जाते हैं अब से। अभी मतलब क्या होता है? अभी का मतलब होता है सामने, चारों ओर या फिर पास। तो इससे बनेंगे अभिनय, अभ्युदय, अभ्यंतर, अभ्यास, अभिष्ट, अभिषेक, अभिमुख, अभिनय, अभिमान और अभिप्सा। अब का मतलब क्या होता है? हीन या फिर नीच। अब का मतलब होता है हीन या नीच। तो इससे बन जाएंगे अवतार, अवज्ञान, अवकाश, अवशेष, अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। तो इससे ये शब्द बन जाते हैं आपके। आ को देखते हैं। आ का मतलब होता है तक या समेत। आपसे ऐसे पूछ सकता है आ का मतलब क्या होता है? तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा तक या फिर समेत। तो आपको वहीं पर टिक लगाना है, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। इससे बन जाएंगे आघात, आगार, आगम, आमोद, आतप, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। तो इससे बन जाएगा। उत का मतलब होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। उत का मतलब क्या होता है? ऊंचा होता है फिर श्रेष्ठ होता है, जिससे उन्नति हो गया, उन्नयन हो गया, उत्थान हो गया, उद्घाटन हो गया, उज्जवल हो गया, उद्धार हो गया, उल्लेख, उच्छ्वास, उद्यम, उत्कर्ष, उत्तम और उत्पत्ति। उप का मतलब क्या होता है? निकट, सदृश या फिर गौण। तो इसका मतलब ये होता है निकट, सदृश और गौण। इससे बनेगा उपेक्षा, उपाध्यक्ष, उपाधि, उपदेश, उपवन, उपमंत्री और उपहार। इससे ये बन जाएंगे आपके। दूर का मतलब क्या होता है? बुरा या फिर कठिन। इससे बनेगा दुरूह, दुरवस्था, दुराशा, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा और दुराचार। दुष् का मतलब होता है बुरा या फिर कठिन, सेम है ये।
बुरा या कठिन। तो दुशासन, दुस्साध्याय, दुश्चरित्र, दुशासन और दुष्कर। का मतलब होता है बिना, बाहर, निषेध। इसे बनेगा निरामिष, निर्बलम, निर्धन, निरीह, निरपराध, निर्जन, निराकर और निर्गुण। का मतलब होता है सहित, पूरा या फिर विपरीत। इसे बनेगा निश्चल, निष्काम, निष्फल, निस्संदेह, निस्सार, निस्तार, निश्चित और निश्चल। इसी सारे शब्द बन जाते हैं आपके। से क्या होता है? का मतलब होता है निषेध, अधिकता या फिर नीचे। इसे बनेगा न्यून, न्याय। आप जब न्यून को तोड़ेंगे तो इसमें आपका टूटेगा नी प्लस यून टूट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नी प्लस ऊन ये बनेगा। न्यून जो बना है नी प्लस ऊन से बना है, तो यहाँ पर न्यून हो जाता है। आपको ये सब संधि में समझ में आएगा। तो नी से क्या क्या बने? न्यून बना है, न्याय बना है, न्यास बना है, निकर बना है, निषेध और निषिद्ध। परा का मतलब होता है उल्टा या फिर पीछे, जिससे बनेगा परावर्तन, पराकाष्ठा, पराजय, पराभव, परामर्श और पराक्रम। परी का मतलब क्या होता है? आस पास होता है या फिर चारों तरफ। तो परी का मतलब होता है आस पास या फिर चारों तरफ, जिससे बनेगा पर्याप्त, पर्यटन, पर्यंत्र और परिमाण, परिच्छेद, परिजन, परिपूर्ण, पर्यावरण, परिधि और परिवार। इससे बन जाते हैं, परी से आपके ये शब्द बन जाते हैं। प्रा से, प्रा मतलब होता है अधिक या फिर आगे। इससे बनेगा प्रयत्न, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति, प्रारंभ, प्रमाण, प्रसाद, प्रकांड, प्रवेश, प्रचार, प्रेत और प्रहार। प्रति का मतलब होता है उल्टा, हर एक। इसका मतलब क्या होता है? उल्टा होता है या फिर हर एक होता है। इससे जो शब्द बनते हैं, प्रत्येक बनेगा, प्रतीक्षा बनेगा, प्रत्युत्तर बनेगा, प्रत्याशा, प्रतीति, प्रतिध्वनि, प्रतिशत और प्रतिकूल। वी का मतलब क्या होता है? भिन्न या फिर विशेष। इससे बनेगा विदेश, विलाप, विहार, वियोग, विपक्ष, विलय, व्यर्थ, व्यूह, व्यवहार, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यास और व्यसन। इससे सारे शब्द बन जाते हैं आपके। अब देखते हैं सम। सम का मतलब होता है उत्तम या फिर सात या फिर पूर्ण। तो इससे क्या बनेगा? संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, संकल्प, संशय, संयोग, संलग्न और संतोष। सु से, सु मतलब होता है अच्छा या फिर सरल। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है या फिर सरल। तो इससे बनेगा सुगंध, स्वागत, स्वल्प, सुक्ति, सुलभ, सुजन, सुगम, सुपात्र, सुपुत्र, सुशिक्षित। अन का मतलब क्या होता है? नहीं या फिर बुरा। अनन्य, अनागत, अनावरण, अनादर, अनिह। तो अन का मतलब क्या होता है? नहीं, बुरा। तो यहाँ से आपके संस्कृत में जो उपसर्ग है समाप्त होते हैं। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग जो 13 हैं उनको देख लेते हैं। पहला है आ का मतलब होता है अभाव या फिर निषेध। इसे बनेगा अछूता, अतः, अटल, अछूता, दो बार आ गया। अचेत। अन का मतलब होता है अभाव, निषेध। इसे बनेगा अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनदेखा, अनकहा, अनजाना, अनचाहा, अनसुना, अनहोनी, अनदेखी। कु का मतलब होता है बुरा, जिससे बनेगा कुचाल, कुचैला, कुपुत्र, कुरूप, कुचक्र, कुढंग, कुसंगति, कुमति, कुख्यात, कुरीति, कुमार्ग और कुकर्म। दु का मतलब क्या होता है? दु का मतलब होता है कम और बुरा, जिससे बनेगा दुबला, दुलारा, दुधारू, दुगना, दुकाल, दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुसध्याय। नी का मतलब होता है कमी, जिसे बनेगा निहत्ता, निकम्मा, निडर, निहाल, निगोड़ा। औ का मतलब होता है हीन या फिर निषेध। अवगुण हो गया, इससे अवघर, औरस, अवसान, अवतार और अवगढ़। आगे देखते हैं। भर का मतलब क्या होता है? भर का मतलब होता है पूरा, जिससे बन जाएगा आपका भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु का मतलब होता है अच्छा, सुडौल, सुजान, सुपुत्र, सुफल, सुगढ़। अध का मतलब होता है आधा, अधपका जिससे हो गया, अधकच्चा हो गया, अधमरा हो गया, अधकचरा हो गया, अधगला हो गया,
अधनंगा हो गया, अधखिला हो गया, अधजला हो गया। तो उनका मतलब क्या होता है? एक कम। उनका मतलब होता है एक कम, जिससे बनेगा 29, 39, 59, 69, 49, 19 और 19 दोबारा से आ गया और 79 यहाँ पे लिखा है 79। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा या फिर बाद का। पर का मतलब होता है दूसरा या फिर बाद का, जिसे बनेगा आपका परलोक हो गया, परोपकार हो गया, परसर्ग हो गया और परहित हो गया। बिन का मतलब क्या होता है? बिना होता है, निषेध होता है। आपसे पूछेगा बिन का मतलब होता क्या है, तो आप क्या बनाएंगे? बिना या फिर निषेध। तो इससे बनेगा बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। आगे देखते हैं। चौ का मतलब क्या होता है? चार। चौ का मतलब होता है चार, जिसे बनेगा चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौमासा, चौमुखा, चौपाल, चौकन्ना। तो इससे सारे शब्द बन जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब देखते हैं उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग हैं वो देखते हैं। 19 दिए गए हैं, तो कितने होते हैं? 19 होते हैं। तो कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है थोड़ा या फिर हीन। इससे बनेगा कमजोर, कमबख्त, कमक्ल। सुख, सुख का मतलब होता है अच्छा, जैसे कि खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशनसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर का मतलब क्या होता है? निषेध होता है। गैर का मतलब होता है निषेध। गैर हाजिर हो गया, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ना का मतलब क्या होता है? अभाव। ना का मतलब अभाव, जैसे कि नापाक, नामुमकिन, नामुराद, नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। बा का मतलब क्या होता है? और होता है, अनुसार होता है, जैसे कि बनाम हो गया, बदौलत हो गया, बस्तूर हो गया, बगैर हो गया। आगे देखते हैं। बा का मतलब क्या होता है? सहित होता है, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। बद का मतलब क्या होता है? बुरा होता है, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बे का मतलब क्या होता है? बिना होता है, बेईमान हो गया, बेइज्जत हो गया, बेचारा हो गया, बेवकूफ हो गया। बिला का मतलब क्या होता है? बिला का मतलब होता है बिना, जैसे कि बिला वजह, बिला शक। ला का मतलब क्या होता है? रहित होता है, जैसे कि लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सर का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है, सरताज हो गया, सरदार, सरपंच, सरकार, सरहद और सरगना। हम का मतलब क्या होता है? हम का मतलब होता है समान, समान या फिर साथ वाला, जैसे कि हम सफ़र, हमदम, हमजोली, हमदर्दी, हमरा, हम उम्र। हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। अल का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है, अंतिम होता है इसका मतलब, जैसे कि अलबत्ता, अलबेला, अलविदा। बिल का मतलब क्या होता है? के साथ होता है, बिल आखिर, बिल्कुल। बिल या फिर फी के मतलब क्या होता है इसका? में प्रति, जैसे कि फिलहाल, फी आदमी। आगे देखते हैं। बर का मतलब क्या होता है? बर का मतलब होता है ऊपर या फिर बाहर, जैसे कि बर्खास्त, बर्दाश्त, बर वक्त। दर का मतलब होता है में, जैसे कि दरअसल, दर हकीकत। एन का मतलब क्या होता है? ठीक या फिर पूरा, जैसे कि एन वक्त, एन आदमी, एन हिकत और एन वक्त, एन मौका। ऐसे सारे शब्द बन जाते हैं। एन हिकमत, ये सारे शब्द बनते हैं। अब देखते हैं अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं वो कैसे बनते हैं। तो अंग्रेजी के आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा आपसे संस्कृत के उपसर्ग पूछे जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे कि सब। सब मतलब होता है अधीन, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी मतलब सहायक, डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया, डिप्टी मिनिस्टर हो गया। वाइस मीन्स सहायक, जैसे कि वायसराय, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। जनरल का मतलब होता है प्रधान, जैसे कि जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का मतलब होता है मुख्य, जैसे कि हेड मास्टर, हेड क्लर्क। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।